स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कक्षा 12वां का इतिहास। ठीक है, कक्षा 12वां का हिस्ट्री आपका जो है JCERT के द्वारा रिलीज़ किया गया मॉडल सेट आपका जो है वो सेट नंबर 2 का दीर्घ उत्तरीय जो सेक्शन C है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और सभी का सॉल्यूशन भी हम देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15। देखिए क्या है कि मुगल काल में अभिजात वर्ग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मुगल दरबार एक प्रमुख स्तंभ अधिकारियों का वर्ग था। इतिहासकारों ने उसे मुगल अभिजात वर्ग की संज्ञा दी। तो मुगल अभिजात वर्ग किसको कहते थे कि प्रमुख स्तंभ अधिकारियों का एक वर्ग होता था, उसको इतिहासकार ने अभिजात वर्ग की संज्ञान दी। ठीक है, मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन एक ऐसे गुलदस्ते के रूप में किया जाता है जो बादशाह के वफादार होते थे। तो यहाँ पे अभिजात वर्ग किसे कहते थे? तो अभिजात वर्ग उसको हम लोग कहते थे जो बादशाह के वफादार होते थे। ठीक है, इस गुलदस्ते रूपी अभिजात वर्ग में प्रायः सभी धर्म के लोग होते थे। शाहजहां के शासन काल में चंद्रभान ब्राह्मण थे। अपनी पुस्तक चार चमन में मुगल अभिजात वर्ग का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, इस अभिजात वर्ग में अरबी, ईरानी, तुर्की और ततार और भी इसमें है। ठीक है, रूसी, अबिसिनिया, राजपूत एवं भारतीय मुसलमान आदि सभी शामिल थे। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार से आंसर लिख लेंगे कि मुगल काल में अभिजात वर्गों की विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए, अकबर ने योग्यता के आधार पर खत्री जाति के राजा टोडरमल को वित्त मंत्री का उच्च पद दिया। जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव था। नूरजहां चूंकि स्वयं ईरानी थी, उसने ईरानियों को उच्च पद दिए। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद दिए। ठीक है, इस प्रकार से मराठों की संख्या अच्छी खासी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद दिए, मराठों की भी संख्या अच्छी खासी थी। इस प्रकार से उसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभिजात वर्ग और भी चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अभिजात वर्ग बादशाह के सम्मुख लोगों को मनसबदार बनाने की संतुष्टि भी करता था। तजवीज वह आचिका होती थी जिसके तहत अभिजात किसी उम्मीदवार को मनसबदार नियुक्त करने की सिफारिश करता था। ठीक है, तो ये मनसबदार को नियुक्त करने के लिए अभिजात वर्ग एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता था। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 15 का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविकाओं से किस प्रकार भिन्न है? जो पहाड़ी लोग थे उनका आजीविका और संथाल है उनके आजीविका जो जीवन रहन सहन है उस किस प्रकार से भिन्न है बताना है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका आंसर लिखेंगे कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से कई रूप से भिन्न थी। फर्स्ट में देखिए आप लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे ऐसे कि पहाड़ी लोग झूम खेती करते थे। जो पहाड़ी थे वो झूम खेती किया करते थे, जबकि झूम खेती किया करते थे और वे अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वारा बाजरा उगाते थे। ठीक है, ये सब काम क्या करते थे, जबकि संथाल अस्थाई खेती करते थे। ठीक है, वो एक जगह पे रुक के खेती किया करते थे, अस्थाई करते थे और खाने के लिए चावल इत्यादि
को उपजाया करते थे, मतलब कि धान की खेती किया करते थे अधिक, ठीक है, धान मकई, ठीक है, ये सब की खेती क्या करते थे। अब यहाँ पे आगे दूसरा पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पहाड़ी लोगों की खेती मुख्य रूप से कुदाल पर आश्रित थी, वो कुदाल से खेती किया करते थे, जबकि संथाल हल से खेती किया करते थे, ठीक है। आगे हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि शिकार करना, झूम खेती करना, खाद्य संग्रह, काठ कोयला बनाना, जो काठ कोयला होता है उसको बनाना, रेशम के कीड़े पालना, ठीक है, रेशम के कीड़े पालना आदि पहाड़ी लोगों का मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय था ये। और जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि संथाल लोग अस्थाई खेती करते थे, बढ़िया तंबाकू उपजाते थे, सरसों जैसी वाणिज्य उगाना इत्यादि उनके मुख्य व्यवसाय थे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर आप 2 इस प्रकार से लिख लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट 4, इसमें आप लिख सकते हैं कि पहाड़ियों के द्वारा उस स्थान पर बार बार आक्रमण करते थे जहां किसान खेती करता था, जबकि संथाल ऐसा नहीं करता था। पहाड़ी लोग उस जगह पे बार बार आक्रमण किया करते थे जहां पे खेती किया करते थे किसान लोग, ठीक है। और पहाड़ी लोग के सरदार भी होते थे, और इसमें आप और भी चाहे तो लिख सकते हैं कि जब अकाल पड़ जाता था तो उनका हो जाता था मुख्य व्यवसाय के रूप में, आप कह सकते हैं कि वो लोगों को लूटता था, लूट काट की काम क्या करते थे, ठीक है। लेकिन संथाल ऐसा नहीं करते थे, ठीक है, आक्रमण बहुत कम किया करते थे ये, और अपने हक के लिए ये लड़ते थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आप लिखिए कि पांचवा की पहाड़ी लोग अस्थाई नहीं होता था, पहाड़ी लोग एक जगह पे नहीं रुकता था, वह पूरा जंगल में घूमता रहता था, वो जगह जगह पे आते जाते रहते थे, जबकि संथाल ऐसा नहीं था, वह एक जगह अस्थाई रहता था। संथाल एक जगह अस्थाई रहता था और जिस जगह पे उसकी खेती है उसी को बार बार यूज कर में मतलब प्रयोग करके उसमें खेती किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या, ठीक है। तो ये आप देख लिए, हम लोग आगे देखेंगे 17। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17, 1857 के विद्रोह के परिणाम का वर्णन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो परिणाम का वर्णन करना है हम लोगों को। तो चलिए एक साइड से हम लोग समझते हुए चलते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के परिणाम दुर्गमी सिद्ध हुए। यद्यपि क्रांति असफल हुआ, मगर इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना विकसित की, ठीक है। ये क्रांति तो असफल हो गया, लेकिन भारतीयों के बीच में राष्ट्र के प्रति ज़्यादा लगा हुआ, ठीक है। अंग्रेज सरकार को क्रांति के दमन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इस क्रांति को शांत करने में बहुत सामना करना पड़ा। लॉर्ड क्रोमर ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड की नवयुवक पीढ़ी 1897 के गद्दार के इतिहास को पढ़ें। इससे सबको, यहाँ पे देखिए 97 नहीं 57 होगा, ठीक है। इससे सबक लेने और उन्हें अपने हृदय में सुरक्षित रखें। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, जो अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन, जो हम लोग को लिखने के लिए कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम का वर्णन करें। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम निम्न अनुसार है, उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है कि संवैधानिक परिवर्तन। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में भारत के अधिनियम पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, ठीक है। अब भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथ आ गया। भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल को वायसराय या सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा, ठीक है। दूसरा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की। क्या क्या घोषणा की? पहला लिखा गया, देखिए यहाँ पे कि काम है कि राजाओं के दत्तक पुत्र लेने का अधिकार होगा, मतलब कि जो उसको पुत्र लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, उसको लेने का अधिकार होगा। अब देसी राजाओं का अंग्रेज राज्य में विलय नहीं किया जाएगा, भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किए जाएंगे,
ठीक है, ये मेन पॉइंट रीजन इसमें ऐड किया गया। ठीक है, तीसरा है कि सैनिक संगठन में परिवर्तन। भारतीय सेना में यूरोपों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया। तोपखाने के संचालन का भार यूरोपीय सैनिकों को सौंपा गया। फूट डालो एवं राज्य करो की नीति का आरंभ। और 1857 के बाद ही फूट डालो और राज्य करो की नीति आरंभ हुआ। 1857 क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर अब अंग्रेज ने भारत में फूट डालो एवं राज करो की नीति आरंभ की। 1805 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समापन करने 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन कराया। जब 1805 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसी के तर्ज पर मुस्लिम लीग का गठन भी 1906 में करवा दिया। ठीक है, फूट डालो और शासन करो की नीति यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस तरह अंग्रेजों में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया। 1909 के अधिनियम में मुस्लिम को पृथक निर्वाच्य क्षेत्र दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस नेताओं के बीच विद्रोह बढ़ने लगा। ठीक है, तो आप दोस्तों समझ भी सकते हैं कि जो अभी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की कहानी हो रही है, ये एक अंग्रेज़ों की सोची समझी उस समय की चाल थी जो अभी अब चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या। ठीक है, तो संविधान निर्माण के प्रारूप समिति का भूमिका का वर्णन हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे क्या है कि संविधान निर्माण के प्रारूप समिति की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्रारूप समिति जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई। ठीक है, और सर्वश्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान और एन माधवराव प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करें और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान सभा के मुख्य प्रस्तुत करें। ठीक है, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न संख्या जो दिया हुआ 19 की संविधान निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका का वर्णन करें। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर।